नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रस्तुत है श्री शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक उपन्यास दत्ता। आज मैं आपको इसका भाग 23 सुनाऊंगी। वाचन शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विजया के मन में आया कि कल सवेरे ही जैसे भी बन सके कलकत्ता भागकर इस व्याध से आत्मरक्षा करनी होगी। लेकिन उत्तेजना का पहला धक्का जब निकल गया तब उसने देखा कि इससे सिर्फ जाल का फंदा ही और न कस जाएगा, बल्कि साथ ही साथ अपवाद का धुआं भी उड़ेगा जो वहां के आकाश तक को गंदा किए बिना न रहेगा। तब कलकत्ता के समाज में ही वह किस प्रकार मुंह दिखाएगी, और यहाँ भी तो घर से बाहर नहीं निकल सकेगी। यद्यपि वह निश्चित रूप से समझती थी कि रासबिहारी ने उसे परित्याग करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रहण करने के अभिप्राय से ही इस बदनामी की रचना की है, और जब तक वे एकदम निराश न हो जाएंगे तब तक किसी भी तरह इस झूठ को बाहर नहीं फैलाएंगे। तो भी दिन के बाद जब कचहरी के गुमाश्ते ने हिसाब में सही करने के लिए मिलने की प्रार्थना की, तब उसने अस्वस्थता का बहाना करके वही खाते ऊपर मंगा लिए। आज अपने एक कर्मचारी के भी सामने जाने में उसे लज्जा आने लगी। कहीं किसी छिद्र से यह बात उसके कानों में न पड़ गई हो और उसकी आंखों में भी अवज्ञा और उपहास की दृष्टि न छिपी हो। जैसे वह एक बात से डर रही थी, वैसे ही जी जान से यह कामना भी कर रही थी कि अपने पिता के पत्र लेकर नरेंद्र खुद ही उपस्थित हो। लेकिन 5-6 दिनों के बाद चिट्ठी रसा के हाथ से उसकी बात की मीमांसा हो गई। पत्र अवश्य आए, लेकिन डाक से आए। नरेंद्र खुद नहीं आया। आखिर क्यों नहीं आया, यह अनुमान करने में उसे एक मुहूर्त की भी देर न लगी। वह ठीक यही आशंका कर रही थी कि बाद को रासबिहारी किसी छल से यह बात नरेंद्र के कानों तक पहुंचा देंगे और उसके लिए इस मकान का रास्ता बंद कर देंगे। चिट्ठी हाथ में लेकर विजया सोचने लगी कि इतने सहज ही यदि इस तरफ का रास्ता उसके लिए बंद हो जाए और इस तरह अनायास ही वह इस झूठे कलंक का टोकरा उसके सिर पर रखकर भय के मारे दूर हट जाए, तो फिर इस बदनामी का बोझ, चाहे यह कितना ही असत्य हो, लाद कर मैं चलूंगी किस अवलंबन से। तब तो यह मिथ्या भार ही मुझे परम सत्य के समान पलक मारते ही मिट्टी में मिला देगा। इस तरह अभिभूत के समान स्थिर होकर बैठे बैठे वह न जाने क्या क्या चिंताएं करने लगी। बार बार आंखें पोंछकर बहुत देर के अनंतर वह उठ खड़ी हुई और अपने परलोकगत पिता के दोनों हस्तलिखित पत्र मस्तक से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने दोनों चिट्ठियां पढ़नी चाहीं, पर बार बार उसकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई। अंत में बहुत देर बाद बहुत यत्न करके जब उसने पढ़ना समाप्त किया, तब पिता की आंतरिक कामना उसे अविदित नहीं रही। यह सत्य उसके सामने एकदम स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया कि उस समय उन्होंने केवल उसी के लिए नरेंद्र को मनुष्य बना देना चाहा था, और यह भी समझने को बाकी नहीं रहा कि यह बात और चाहे जिससे अज्ञात हो, रासबिहारी से नहीं थी। और भी 5-6 दिन कट गए। एक दिन सवेरे विजया ने नींद खुलने पर देखा मकान में राजमजूर लगे हुए हैं और सारे मकान को चूने से पोतने का उद्योग हो रहा है। कारण सोचने पर अकस्मात उसके सर्वांग शिथिल हो आए और उसे याद आ गया कि आगामी पूर्णिमा के आने में अब केवल 7 दिन बाकी हैं। सारे दिन तेजी से काम चलता रहा, परंतु वह किसी को भी बुलाकर नहीं पूछ सकी कि यह किसके आदेश से हो रहा है अथवा क्यों इस विषय में उसकी सम्मति नहीं ली गई। आज तीसरे पहर अनेक दिनों के बाद विजया कन्हैया सिंह को साथ लेकर नदी के किनारे घूमने निकली थी। हठात दयाल आकर उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा हूँ बेटी। विजया ने आश्चर्य में पड़कर कारण पूछा। उन्होंने कहा, बेटी अब तो देरी नहीं है, निमंत्रण पत्र छपाने होंगे, तुम्हारे बंधु बांधवों को सादर बुलाने की चेष्टा करनी होगी, इसलिए उन सबके नाम धाम मालूम हो जाए तो। विजया ने कठोर होकर पूछा, निमंत्रण पत्र जान पड़ता है मेरे ही नाम से छपाए जाएंगे। दयाल मन ही मन जानते थे कि यह विवाह सुख का नहीं है। उन्होंने सकुचाकर कहा, नहीं बेटी, तुम्हारे नाम से क्यों छपेंगे, रासबिहारी वर कन्या दोनों के ही जब अभिभावक हैं तब उनके नाम से ही निमंत्रण देना स्थिर हुआ है। विजया ने कहा, स्थिर क्या उन्होंने ही किया है? दयाल ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ उन्होंने ही किया है। विजया ने कहा, तो यह भी वे ही स्थिर करें,
मेरे बंधु बांधव कोई नहीं है। दयाल इसका कोई उत्तर न दे सके। चलते चलते बातें हो रही थीं कि विजया सहसा प्रश्न कर बैठी, जो चिट्ठियां आपने नरेंद्र बाबू को दी थीं, उन्हें क्या आपने पढ़ा था? दयाल बोले, नहीं बेटी, दूसरे की चिट्ठी मैं क्यों पढ़ूंगा? नरेंद्र के पिता का नाम देखकर ही मैंने समझ लिया कि यह जब उनकी वस्तु है तब उनके लड़के के हाथ में ही देना उचित है। एक बार मन में आया अवश्य था कि तुमसे पूछूंगा, लेकिन क्यों, क्या कोई मेरा दोष हो गया बेटी? वृद्ध को लज्जित होते देखकर विजया ने स्निग्ध कंठ से कहा, उनके पिता की वस्तु आपने उन्हें दे दी, यह तो ठीक ही किया। अच्छा, वे क्या आपसे इस संबंध में कुछ भी नहीं बोले? दयाल बोले, नहीं, कुछ भी नहीं बोले, लेकिन कुछ जानना हो तो उनसे पूछकर मैं कल ही तुम्हें बता सकता हूँ। विजया ने विस्मित होकर कहा, कल ही किस प्रकार बता सकिएगा? दयाल ने कहा, जान पड़ता है बता सकूंगा, आजकल वे रोज ही मेरे यहाँ आते हैं ना। विजया ने शंकित होकर कहा, आपकी स्त्री की बीमारी क्या फिर बढ़ गई है? यह बात तो आपने मुझे नहीं बताई। दयाल कुछ हंसकर बोले, नहीं, अब वे बहुत अच्छी हैं, नरेंद्र की चिकित्सा और भगवान की दया। कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परब्रह्म के उद्देश्य से प्रणाम कर लिया। विजया की विस्मय की सीमा न रही। उसने दयाल के मुंह की तरफ क्षण भर देखते रहकर प्रश्न किया, तो उन्हें प्रतिदिन आना पड़ता है? दयाल प्रसन्न मुख से कहने लगे, आवश्यक न होने पर भी जन्मभूमि की माया क्या सहज ही कट जाती है बेटी। इसके सिवा आजकल नरेंद्र को कामकाज कम है, वहां बंधु बांधव भी कोई नहीं है, इसीलिए वे शाम का समय यहीं बिता जाते हैं। विशेष करके मेरी स्त्री तो उन्हें बिल्कुल लड़के के समान ही चाहती है। चाहने योग्य लड़का भी तो है, लेकिन बातों बातों में जब इतनी दूर आ गई हो बेटी, तब अपने इस मकान तक भी क्यों ना चली चलो। चलिए, कहकर विजया साथ साथ चलने लगी। दयाल कहने लगे, मैंने तो ऐसा निर्मल और स्वभावतः ऐसा सज्जन व्यक्ति अपनी इतनी उम्र में कभी नहीं देखा। नलिनी की इच्छा बीए पास करके डॉक्टरी पढ़ने की है। इस विषय में वे उसे कितना उत्साहित करते हैं, कितनी सहायता देते हैं, इसकी कोई हद नहीं। विजया चौंक उठी। कलकत्ते से प्रतिदिन इतनी दूर आकर शाम बिताने का यह संदेह ही अब तक उसके हृदय के भीतर विष के समान फेनिल होता जा रहा था। दयाल ने फिर कर देखकर स्नेहाद्र कंठ से कहा, तो अब जाने का काम नहीं है बेटी, तुम थक गई हो। विजया ने कहा, नहीं, चलिए। उसकी गति की शिथिलता लक्ष्य करके ही दयाल ने थकान की बात उठाई थी, लेकिन यदि वे उसके मुंह की आकृति देख पाते तो यह बात मुंह पर भी न ला सकते। उस समय प्रत्येक पदक्षेप पर विजया के नीचे से जो कठिन पृथ्वी सरकती जा रही थी, उसका अनुमान करना दयाल के लिए असंभव था, लेकिन वे फिर भी अपने आप ही कहते चले गए। नरेंद्र की सहायता से इतने ही दिनों में नलिनी ने अनेक पुस्तकें पूरी कर डाली हैं। पढ़ने लिखने में दोनों का बड़ा अनुराग है। अनेक क्षण निशब्द चलने के पश्चात विजया ने प्राणपण प्रयत्न से अपने को संयत करके धीरे से पूछा, क्या आप कुछ और संदेह नहीं करते? दयाल ने कोई विशेष विस्मय प्रकट नहीं किया, सहज भाव से ही पूछा, काहे का संदेह बेटी? इस प्रश्न का जवाब विजया उसी क्षण नहीं दे सकी। उसका हृदय जैसे फटने लगा। कुछ क्षणों में यह व्यथा संवरण कर लेने पर उसने कहा, मुझे लगता है नलिनी के संबंध में उनके मन का भाव स्पष्ट रूप से जान लेना उचित है। दयाल ने अनुमोदन करके कहा, ठीक बात है, लेकिन उसका अवसर तो अब भी नहीं बीता है बेटी। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों व्यक्तियों का परिचय जब तक कुछ और घनिष्ठ न हो जाए तब तक सहसा कुछ ना ही करना चाहिए। विजया ने समझ लिया कि यह प्रश्न दूसरे के मन में भी उदय हुआ है। क्षण भर मौन रहकर उसने कहा, लेकिन नलिनी के पक्ष में तो क्षतिकर हो सकता है। उनका मन स्थिर करने में शायद समय लग सकता है, लेकिन इस बीच में नलिनी के संकोच और वेदना के मारे आगे की बात उसके मुंह से बाहर नहीं निकल सकी। लेकिन दयाल ने जान पड़ता है समस्या की इस दिशा को उतना विचार कर नहीं देखा। वे संदिग्ध स्वर में बोले, सच बात है, लेकिन जहां तक मैंने अपनी स्त्री से सुना है उससे, लेकिन तुमसे तो कह चुका हूं, नरेंद्र का हम लोग खूब विश्वास करते हैं। उनके द्वारा किसी की भी कोई हानि हो सकती है, वे भूल कर भी किसी के प्रति अन्याय कर सकते हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता। वे सोच भले ही ना सकें, लेकिन तो भी ठीक उसी समय अन्याय कहाँ और कितनी दूर तक पहुंच रहा है, यह केवल अंतर्यामी ही जानते थे। दोनों ने जब दयाल की बैठक के कमरे में प्रवेश किया, तब शाम की छाया घनी हो आई थी। एक टेबल के दोनों तरफ कुर्सियों पर नरेंद्र और नलिनी बैठे हुए थे। सामने की खुली पुस्तक के संबंध में ही संभवतः अक्षर अस्पष्ट हो जाने के कारण पढ़ना छोड़कर दोनों ने धीरे धीरे
आलोचना शुरू कर दी थी। नलिनी की नजर इसी ओर थी। उसने ही पहले कलकंठ से संवर्धना की, लेकिन विजया का मुंह वेदना से विवर्ण हो गया है या संध्या के म्लान आलोक में वह देख न सकी। नरेंद्र तुरंत कुर्सी छोड़कर उठ बैठा और उसने नमस्कार करके पूछा, अच्छी हैं? विजया ने न तो प्रति नमस्कार किया और न ही प्रश्न का उत्तर दिया, मानो वह देख ही न सकी हो। ऐसे भाव से उसकी तरफ बिल्कुल पीठ करके उसने नलिनी से कहा, क्यों, आप तो फिर एक दिन भी नहीं आई? नरेंद्र ने सामने आकर हंसमुख होकर कहा, और शायद पहचान भी ना सकी। विजया ने शांत अवज्ञा के सहित जवाब दिया, पहचान सकने से ही क्या पहचान करना जरूरी हो जाता है? और फिर नलिनी से कहा, चलिए आपकी मामी से बातचीत कराऊं। कहकर केवल पल भर इस तरफ और एक बार दृष्टिपात करके वह उसे एक प्रकार से खींचते हुए ही ऊपर चली गई। नलिनी ने कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाने पर पुकार कर कहा, लेकिन चाय पिए बिना कहीं भाग न जाइएगा नरेंद्र बाबू। नरेंद्र इसका जवाब नहीं दे सका। विस्मय से, अपमान से एकदम काठ होकर खड़ा रहा और वृद्ध दयाल भी उसकी इस अप्रत्याशित लज्जा का अंश बटाने के लिए विरस मुंह से उसी स्थान पर चुपचाप खड़े रहे। लेकिन तो भी न जाने कैसे उन्हें रह रहकर संदेह होने लगा कि जो कुछ बाहर प्रकट हुआ है वह ठीक वही वस्तु नहीं है। इस अकारण अपमान के आवरण के नीचे जो दृष्टि की आड़ में रह गया है वह और चाहे जो हो, उपेक्षा और अवहेलना का भाव तो नहीं है। कुछ देर बाद चाय के लिए पुकार हुई, पर आज नरेंद्र दयाल का अनुरोध टालकर नीचे ही रह गया। लेकिन उसे अकेला छोड़कर दयाल ऊपर नहीं जा रहे हैं, यह देखकर उसी क्षण उसने हंसते हुए कहा, मैं तो घर का आदमी हूँ, मेरी बात मत सोचिए दयाल बाबू। आपको अपने मान्य अतिथि का सम्मान रखना आवश्यक है। आप जल्दी जाइए। दयाल ने दुखित और लज्जित भाव से ऊपर जाने का उपक्रम करते हुए कहा, तो फिर तुम क्या कुछ देर बैठोगे? नौकर दीपक रख गया था। नरेंद्र ने खुली पुस्तक को नजदीक खींचकर गर्दन हिलाकर कहा, जी हाँ, जरूर बैठूंगा। प्रायः आधे घंटे बाद फिर तीनों व्यक्ति नीचे उतर आए। नरेंद्र पुस्तक रखकर खड़ा हो गया। आज उसके चले जाने पर ही शायद वे लोग आराम अनुभव करते, क्योंकि उसके इस प्रकार अकेले प्रतीक्षा करते रहने ने सबको एक साथ मनोलज्जा और संकोच से थोड़ा सा मार दिया। नलिनी ने सलज्ज मृदु कंठ से कहा, आपकी चाय नीचे लाने को कह दिया है, अभी आई जाती है नरेंद्र बाबू। लेकिन विजया उसे किसी प्रकार का संभाषण किए बिना, यहाँ तक कि उसकी ओर दृष्टिपात तक किए बिना ही धीरे धीरे बाहर निकल गई। कन्हैया सिंह दरवाजे के पास ही बैठा था। वह हाथ में लाठी लेकर उठ खड़ा हुआ। विजया ने बाहर आकर देखा, आकाश में मेघों का आभास तक नहीं है। नवमी का चंद्रमा ठीक सामने स्थिर हो रहा है। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसके पैरों के नीचे की दूब से आरंभ करके निकट दूर जो कुछ दिखाई पड़ता है, आकाश, मैदान, गांव के अंत की वन रेखा, नदी, जल, सभी मानो इस निशब्द ज्योत्सना में खड़े होकर अवसन्न से हो रहे हैं। किसी के साथ किसी का संबंध नहीं है, परिचय नहीं है। कोई नींद में ही स्वतंत्र जगत से तोड़ लाकर इन्हें जहां तहां फेंक गया है और अब तंद्रा टूटने पर परस्पर अनजाने एक दूसरे की तरफ अवाक होकर ताक रहे हैं। चलते चलते उसकी आंखों से अविरल आंसू गिरने लगे और उन्हें पोंछते हुए वह बार बार कहने लगी, अब और नहीं सह सकती, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर आते ही खबर मिली कि रासबिहारी न जाने किस लिए शाम से ही बाहर बैठक में बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनते ही उसका चित्त कड़वा हो गया और कोई बात न कहकर पास की सीढ़ी से वह ऊपर अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह भी उसे अविदित नहीं था कि हजार देर होने पर भी इस परम सहिष्णु व्यक्ति की धैर्यच्युति नहीं होगी। वे जब प्रतीक्षा किए बैठे हैं, तब रात चाहे कितनी ही हो जाए, बिना मिले किसी प्रकार नहीं चलेंगे। थोड़ी देर के भीतर ही दरवाजे पर खड़े होकर परेश ने जताया कि बड़े बाबू आ रहे हैं, और प्रायः साथ ही साथ उनकी चट्टियों और छड़ी का शब्द सुनाई पड़ा। विजया ने कहा, आइए। कमरे में प्रवेश करके रासबिहारी कुर्सी पर बैठ गए और बोले, मैं इसी से अब तक इन लोगों से कह रहा था कि इतने नौकरों चाकरों में से यह बात किसी को भी नहीं सूझी कि मकान से लालटेन ले जाएं। दयाल को भी यह भय होना उचित था कि मैदान में केवल चांदनी के प्रकाश पर निर्भर न रहकर साथ में लालटेन भेज देना चाहिए। इसीलिए सोचता हूँ भगवान, इस संसार में अपने पराये में तुमने कितना प्रभेद कर रखा है। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली। लेकिन जब विजया ने कुछ नहीं कहा, तब रासबिहारी खांस कर कुछ इधर उधर करके
जेब से एक कागज बाहर निकालकर बोले, जो कुछ करना चाहिए मैंने सब कुछ कर रखा है। केवल तुम्हें अपना नाम लिख देना होगा बेटी। इसे अब कल ही भेज देना चाहिए। और वह कागज उन्होंने विजया के हाथ में दे दिया। विजया ने देखते ही समझ लिया, यह उनके ब्राह्म विवाह की कानून के अनुसार रजिस्ट्री करने की दस्तावेज है। छपी हुई और हाथ की लिखावट को आदि से अंत तक 2-3 बार पढ़कर अंत में उसने मुंह उठाया। अधिक समय नहीं बीता था, लेकिन इतने में ही उसके मन में एक अद्भुत व्यापार घटित हो गया। उसकी अब तक की इतनी बड़ी वेदना अकस्मात न जाने कैसे एक प्रकार की कठिन उदासीनता और निदारुण वितृष्णा में रूपांतरित हो गई। उसने सोचा कि जगत के सभी पुरुष एक ही सांचे में ढले हैं। रासबिहारी, दयाल, विलास, नरेंद्र, असल में किसी के साथ किसी का कोई प्रभेद नहीं। बुद्धि और अवस्था के तारतम्य से जो कुछ बाहर दिखलाई देता है, केवल वही प्रभेद है। नहीं तो अपने सुख और सुभीते के लिए नीचता में, कृतघ्नता में, निर्मम निष्ठुरता में नारी के लिए ये सभी समान है। आज दयाल का आचरण ही उसे सबकी अपेक्षा अधिक खटका था, लेकिन न जाने कैसे उसे निसंशय विश्वास हो गया कि उसके हृदय की एकांत कामना की वस्तु को ये जानते हैं और इन्हीं दयाल के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। सारे प्राणों से श्रद्धा की है, चाहा है, बिल्कुल अपना समझा है। लेकिन अपनी भांजी के कल्याण के मुकाबले सब कुछ जानकर भी इन्हीं ने उस विश्वास की कोई मर्यादा नहीं रखी। इनकी आंखों के नीचे ही जब दिन पर दिन एक अनात्मीय रमणी के मर्मांतक दुख का पथ प्रस्तुत हो रहा था, तब कितनी दुविधा, कितनी करुणा इनके मन में जागी। फिर रासबिहारी के साथ मूलतः इनका भेद किस स्थान पर और कितना है? नरेंद्र की बात उसने पहले से ही विचार से बाहर ठेल रखी थी। इस समय भी उसके विषय में विचार करने का भान उसने नहीं किया। केवल यह बात ही इस समय वह अपने आप से बार बार कहने लगी कि जब सभी समान है, तब विलास को ही आखिर विद्वेष की आंखों से देखने का मुझे क्या अधिकार है? बल्कि वह ही तो सबकी अपेक्षा निर्दोष है। उसने ही तो सबकी अपेक्षा कम अपराध किया है। वास्तव में केवल उसके ही तो वाक्य और व्यवहार में मेल दिखाई पड़ता है। उसका जो कुछ अपराध है, वह केवल मेरे लिए ही है। कुछ स्थिर रहकर विजया ने अपने आप को दोबारा समझाया कि विलास का प्रेम सत्य और सजीव है। इसीलिए तो वह चुपचाप सहन नहीं कर सका और विरुद्ध शक्ति को रोकने के लिए पूरी तरह से हथियार बांधकर खड़ा हो गया। जाओ कहते ही सस्ती भलमनसाहत की रक्षा करके रूठ कर चला नहीं जा सका। यदि यही अपराध है, तो उसे दंड देने का अधिकार और चाहे जिसे हो, मुझे तो नहीं है। उसे और एक बात याद आई। इस कठिन वास्तविक संसार की इस दिशा में विचार करके देखने से तो इस विलास की योग्यता ही सबकी अपेक्षा बड़ी दिखाई पड़ती है। उस अपदार्थ की तुलना में तो इसे किसी प्रकार भी उपेक्षा की वस्तु कहना शोभा नहीं देता। लेकिन रासबिहारी उसके गंभीर निर्वाक मुंह की तरफ देखकर अत्यंत आशंकित होकर रह गए। उन्होंने कहा, तो फिर बेटी इस कमरे में दावात कलम है या नीचे से लाने को कह दूं? विजया ने चौंक कर देखा। अतीत की कुत्सित कदाकार स्मृति पर उसकी विचारों की डोरी ने धीरे धीरे एक सूक्ष्म जाल बुनना प्रारंभ किया ही था कि स्वार्थांध वृद्ध की इस निष्ठुर व्यग्रता ने छुरी के समान पड़कर ही उसे निमिष भर में छिन्न भिन्न करके आदि से अंत तक अनावृत कर दिया। और दूसरी ही क्षण विजया एकदम मरने के लिए प्रस्तुत के समान निर्दय हो उठी। उसने कहा, अच्छा मैं पूछती हूँ काका जी, आपका क्या यही मत है कि पाप चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह रुपयों के नीचे दब जाता है? रासबिहारी ने प्रश्न का तात्पर्य ठीक से न समझ पाकर सिर पिटाकर कहा, क्यों क्यों बेटी? विजया अविचलित दृढ़ स्वर से बोली, नहीं तो मेरे इतने बड़े पाप की भी उपेक्षा करके क्या आप मुझे ग्रहण करना चाहते? रासबिहारी लज्जा से व्याकुल हो उठे। वे हतबुद्धि होकर बोले, वह तो झूठ बात है। बहुत बड़ा शत्रु भी तो तुम्हें अपवाद नहीं लगा सकता बेटी। विजया ने कहा, शत्रु शायद नहीं लगा सकता, लेकिन मैं पूछती हूँ, विलास बाबू क्या मुझे श्रद्धा की आंखों से देख सकते हैं? रासबिहारी ने कहा, श्रद्धा की आंखों से नहीं देख सकेगा तुम्हें विलास? अच्छा, कहकर वे ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, विलास विलास। विलास जो कहीं नजदीक ही प्रतीक्षा कर रहा था, भीतर आकर खड़ा हो गया। रासबिहारी बोल उठे, सुनो विलास, हमारी विजया बेटी कह रही है कि तुम क्या इन्हें श्रद्धा की आंखों से देख सकोगे? सुनो जरा। लेकिन विलास सहसा कोई उत्तर नहीं दे सका। प्रश्न जैसे समझ ही नहीं सका हो, ऐसे भाव से केवल देखता रह गया। विजया ने कहा,
उस दिन काकाजी मकान के नौकरों चाकरों से पूछताछ करके मुझसे बोले थे कि मैं बहुत रात बीते तक एकांत में नरेंद्र बाबू से आमोद प्रमोद करके भी तृप्त नहीं हुई। अंत में वे ट्रेन न पाने के बहाने रात यहीं काटकर सवेरे गए। ऐसी अवस्था में बात राज बिहारी के उच्च कंठ की आवाज के नीचे दब गई। वे बार बार कहने लगे, कभी नहीं, यह असंभव है, यह घोर मिथ्या है, यह बिल्कुल ही इत्यादि इत्यादि। विलास का मुंह काला पड़ गया। उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं सुना। राज बिहारी फिर चिल्लाने लगे, तुम कैसे सुनोगे विलास, यह भयानक असत्य है, यह दारुण, इसीलिए मैं साले दरबान को, तुम देखो तो, और उस परेश छोकरे को भी कैसा दंड देता हूं मैं। विलास ने कहा, सारी पृथ्वी के लोग भी यदि इस बात की गवाही देते तो भी मैं विश्वास न करता। विजया ने कठिन होकर प्रश्न किया, ना करते? क्या मेरी संपत्ति के कारण? राज बिहारी ने इस बात का सूत्र पकड़कर फिर बकना शुरू कर दिया था, लेकिन लड़के के मुंह की तरफ देख वे सहसा रुक गए। विलास की दोनों आंखें चमक उठी, लेकिन उसके कंठ स्वर से लेश मात्र उच्छ्वास अथवा उग्रता प्रकट नहीं हुई। उसने केवल शांत स्थिर भाव से जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी संपत्ति का मुझे जरा भी लोभ नहीं है। सारा कमरा निस्तब्ध हो गया और इस नीरवता के भीतर से ही कितनी देर बाद जैसे एक ही साथ सारे व्यापार की कदर श्रीहीनता सबकी नजर में आ गई। यह मानो बाजार में कोई खरीद बिक्री की चीज को लेकर दोनों तरफ से तीव्र कठोर मोल भाव चल रहा था, जिसमें लज्जा, शर्म, श्री, शोभा की रत्ती भर गुंजाइश नहीं थी। केवल दो मनुष्य एक नंगे स्वार्थ को मजबूत मुट्ठी से पकड़कर एक दूसरे से छीन लेने के लिए प्राणपण से खींचतान कर रहे थे। राज बिहारी अपनी अत्यंत क्लेश से अर्जित परिणत वय की प्रशांत गंभीरता को विसर्जित करके जिस प्रकार एक नीच की तरह शोरगुल, चीख और पुकार मचा रहे थे, विलास की भाषा और संयम के सामने वह त्रुटि स्वयं उन्हें जितनी खटकी, विजया भी अपनी नितांत लज्जाहीन प्रगल्भता के कारण उतनी ही गड़गड़ गई। विपत्ति चाहे कितनी गंभीर हो, कोई भी भद्र महिला इतनी अधिक आत्मविस्मृत होकर अपने चरित्र को मीमांसा का विषय बनाकर पुरुष के साथ इस प्रकार मर्यादा विहीन वाक वेतंडा में प्रवृत्त हो सकती है। उसे क्षण भर के लिए यह जैसे असंभव व्यापार सा लगा। उसे लगा कि दाम्पत्य जीवन की जितनी मधुरता, जितनी पवित्रता है, सब जैसे उसके लिए एकदम उघड़कर धूल में मिल गई है। कमरे की नीरव निस्तब्धता को भंग करके विलास ने ही फिर से बात की। वह बोला, विजया, बाबूजी कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, हम लोग उन्हें समझा सकें या ना समझा सकें, लेकिन यह बात हमें किसी प्रकार भूलना उचित नहीं है कि जिन्होंने ब्रह्मपद में आत्मसमर्पण किया है वे कभी अन्याय नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि तुम्हें छोड़कर तुम्हारी संपत्ति का हम लोगों को लेश मात्र लोभ नहीं है। विजया ने पंचवर्ण मुंह और दोनों मलिन आंखों को विलास के मुंह पर जमाकर पूछा, सच बोलते हैं? विलास ने आगे बढ़कर विजया का दाहिना हाथ अपने हाथ में खींच लिया और कहा, हमारे भीतर यदि कोई सत्य है विजया, तो आज मैं तुमसे सत्य की बात ही बोल रहा हूँ। केवल मुहूर्त भर दोनों के इसी प्रकार खड़े रहने के बाद विजया ने धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ा लिया और टेबल के पास आकर कलम उठा ली। फिर पल भर के लिए शायद उसने संदेह किया, शायद नहीं किया, कुछ भी निश्चय पूर्वक कहा नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे ही क्षण बड़े बड़े अक्षरों में अपने नाम की सही करके कागज राज बिहारी के हाथ में दे दिया और कहा, यह लीजिए। राज बिहारी ने दस्तावेज को मोड़कर जेब में रखा और खड़े होकर बनमाली के शोक में बहुत से आंसू बहाकर निराकार पर ब्रह्म की असीम करुणा का विशद गुणगान करके कहा, रात हो रही है, और वे चले गए। पितृदेव के चले जाने पर विलास ने और एक गंभीर और काठ के समान खड़े होकर कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, लेकिन साधारण व्यक्ति की तरह मैं भी इस प्रेम को ही सबसे ऊंचा स्थान देता तो आज मुक्त कंठ से कह जाता विजया कि तुमने जिसे प्रेम किया है उसे ही वरण करो। मुझमें वह शक्ति, वह उदारता, वह त्याग है। पिताजी से अब तक मैंने झूठी शिक्षा नहीं पाई है। मुहूर्त भर में स्तब्ध रहकर वह फिर कहने लगा, लेकिन यह सकाम रूप तृष्णा जिसे प्रेम समझकर मनुष्य भूल किया करता है, क्या ब्राह्म कुमार कुमारी के विवाह का चरम लक्ष्य है? नहीं, वह किसी प्रकार नहीं है, किसी प्रकार हो नहीं सकता। इसका विराट उद्देश्य है सत्य, मुक्ति, परब्रह्म के पैरों में दो आत्माओं का एकांत आत्मसमर्पण। मैं तुमसे कहता हूं कि एक न एक दिन मेरे निकट यह सत्य तुम समझोगी। यह नरेंद्र जब नहीं आया था, जरा उस समय की बातें तो स्मरण करके देखो विजया। कोई बात कहने के लिए विजया ने मुंह उठाया, लेकिन ओष्ठाधर कांप उठे और प्रबल श्वासोच्छ्वास से वाणी रुक गई। मुंह से कोई बात ही बाहर नहीं निकली।
वह दोनों हाथ कपाल पर रखकर नमस्कार करके बगल के दरवाजे से तेजी से भाग गई। अभी आप सुन रहे थे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ एक उपन्यास दत्ता, मेरी यानी अर्चना की जुबानी। आपको उनकी यह रचना कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यह भी बताएं कि शरत जी की अन्य कौन सी रचनाएं आप सुनना चाहते हैं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।